13 जून 2025 इजराइल एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है और उसका नाम होता है ऑपरेशन राइजिंग लायन। दोस्तों, इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के नतंज, होर्डोन, तेहरान और IRGC जैसे जगहों पे अपना टारगेट बनाया और वहां पर एयर स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में ईरान की IRGC कमांडर एंड कई मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। Iran's Operation True Promise 3, launched in response to Israeli attack dubbed Operation Rising Lion, is getting deadlier with every passing day. Israel and Iran are launching more devastating rounds of assaults. एयर स्ट्राइक में ईरान में 220 प्लस लोगों की मौत हुई, पर इजराइल का कहना है कि मेरे मिसाइल से ईरान में सिर्फ 24 लोगों की मौत हुई है। एक्चुअल नंबर क्या है अभी तक ईरान ने एक्सपोज नहीं किया। نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن. این حادثه تاریخی بود، حادثه بسیار با ارزشی است. दोस्तों, अब ईरान भी चुप कहां बैठने वाले थे। उसने भी 16 जून को ऑपरेशन जुल्फिकारस रिवेंज स्टार्ट किया और 17 जून की रात ईरान के साउथ के सीक्रेट मिसाइल सीलोन से एक के बाद एक फतेह 110, जुल्फराहान और साहब 3 मिसाइल्स लॉन्च हुई और हर मिसाइल GPS गाइडेंस के साथ थी और उसका टारगेट था इजराइल का एयर बेसिस, मिलिट्री कंट्रोल सेंटर और डिमोना के आसपास के एरिया। और इसको डिफेंड करने के लिए इजराइल की एरोन डोम एक्टिव हो गई। मिसाइल को इंटरप्ट किया गया, लेकिन सब मिसाइल को नहीं रोकी जा सकी। कुछ ने रेडार बेस और फ्यूल डिपोट को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर ईरान ने अपना शाहेद 136 और शाहेद 238 सुसाइड ड्रोन्स स्ट्रीथ मोड में लॉन्च किया। इसमें जैमिंग सिस्टम भी थे, जिससे इजरायली रेडार कंफ्यूज हो गया और ईरान ने सिर्फ अपने मिसाइल्स पे भरोसा नहीं किया। वो जानता था असली शक्ति उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क में है, इसलिए उसने हिजबुल्लाह एक्टिव किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के नॉर्थ में 150 प्लस रॉकेट्स लॉन्च किया और इसके अगेंस्ट में इजराइल ने भी अपने कई ड्रोन यूज किए, फायरिंग किए और दोनों तरफ से कोई भी सरेंडर करने की कोशिश नहीं कर रही थी। और ईरान ने मीडिया को कहा, ये बदला नहीं, याद दिलाने वाला एक संदेश है। जून में ईरान और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बारे में तो आपको समझ आ गया होगा, पर अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इजराइल अचानक ईरान पे एयर स्ट्राइक क्यों किया और इजराइल ऐसा बार बार करता है। आखिर इसके पीछे क्या वजह रही है और क्या पहले से ही इजराइल और ईरान के बीच ऐसे ही दुश्मनी थी? तो इस चीज को हम डिटेल्ड एंड कोर में जाके समझने वाले हैं कि एक्चुअल में ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बीच क्या कारण है और ये कब तक खत्म हो सकता है। और सबसे अहम बात, इंडिया पर इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या असर होने वाली है। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, इजराइल का बार बार ईरान पे अटैक करने का कारण ये भी है कि इजराइल स्केयर्ड है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर अचीव कर लेता है तो इजराइल को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ही अपने मिसाइल का टारगेट बनाता है और ईरान भी ये ठान लिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेगा। पर यहाँ पर एक सवाल आता है कि ईरान इजराइल को डिस्ट्रॉय करना ही क्यों चाहता है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये बात तब की है जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का और फिर मदीना में रहे। तब अरब में ज्यूस की कई आबादियां थीं। खासकर मदीना में 3 प्रमुख ज्यूस कबीले थे, बानू क्वानुका, बानो नदीर एंड बानो कोराज्य। पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना बनाया जिसमें मुसलमानों और यहूदियों को मिलकर शांति से जीने का नियम था। शुरुआत में ज्यूस के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब पॉलिटिकल आई और युद्ध हुए तो रिलेशन बिगड़ते चले गए।
कुछ ज्यूस कबीलों ने दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश की और इसके बाद लड़ाइयाँ और भी ज्यादा बढ़ गई। इस समय की दुश्मनी धार्मिक कम और पॉलिटिकल ज्यादा हो गई थी और ये उस टाइम की बात है जब इजराइल का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, ये बात सच है, इजराइल ज्यूस का मातृभूमि है, पर ये दुनिया में कैसे फैला उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए उसे भी समझते हैं। 70वीं सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर ने जेरूसलम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और ज्यूस को वहां से निष्कासित कर दिया, इसे ज्यूइश डायस्पोरा कहते हैं, यानी कि यहूदियों को पूरे विश्व में बिखार देना। जब ज्यूइश यूरोप, रूस, फ्रांस और अरब क्षेत्रों में फैले तब उन्हें शायद ही कहीं पर पूरा नागरिक का अधिकार मिला था। यूरोप में ईसाई समाज यहूदियों को ईसाई मसीह की हत्या के लिए दोषी मानता था। उन्हें बैंकिंग, टैक्स कलेक्शन और मनी लेंडिंग जैसे पेशों तक सीमित कर दिया गया था। उन पर धन के पीछे भागने वाले, चालाक और धोखेबाज तक बोला गया। कई बार तो प्लेज और भूखा जैसी समस्याओं के लिए भी यहूदियों को ही दोषी ठहराया जाता था। रूस और यूरोप में यहूदी के खिलाफ हिंसक दंगे हुए जिन्हें पोग्रोम्स कहा गया और ये सभी कारण यहूदियों के लिए पलायन और छुपकर जीने वाली प्रवृत्ति के कारण बने। हिटलर ने तो यहूदी को जर्मन की बर्बादी का कारण बताया था और 6 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर और गोलीबारी से मरवा दिया था। यह इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था जिसे होलोकॉस्ट कहा गया और ये सारे घटना ज्यूस को ये एहसास करा दिया कि वह दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उसका भरोसा टूट गया था कि कोई देश उन्हें अस्थायी नागरिक देगा या फिर नहीं। और फिर जियोनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई। कुछ यहूदी ने कहा, हम दुनिया में कहीं नहीं बच सकते, हमें अपनी जमीन चाहिए, हमारी ऐतिहासिक भूमि इजराइल हमें चाहिए, और ऐसा करके नारा लगाना चालू कर दिया और इस विचार को जियोनिज्म कहा गया, यानी कि यहूदी राष्ट्रीयता का आंदोलन। और तब रूस, पोलैंड, जर्मन, फ्रांस, वहां से लाखों यहूदियों ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरिया में जाने लगे। और जब पूरे दुनिया को होलोकॉस्ट की सच्चाई का पता चला तो ज्यूस को एक अस्थायी राष्ट्र देने की मांग पर जोर पड़ने लगी। यूनाइटेड स्टेट ने 1947 में यह प्रस्ताव पास किया कि फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी राज्य बनेगा और दूसरा अरब राज्य बनेगा। इसीलिए 14 मई 1948 को इजराइल बना। लाखों ज्यूस ने रूस, पोलैंड, जर्मन, यमन और मोरक्को से इजराइल में बसना शुरू किया। पर अब सवाल आता है कि इजराइल के बनने से ईरान को फिर क्या प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए 1948 को जब यहूदी लोग 2000 साल बाद इजराइल नाम के राष्ट्र बनाए तो कुछ मुस्लिम देशों ने कहा यह फिलिस्तीनियों की जमीन है, ये जबरदस्ती से हड़प लिया है। लेकिन ईरान का राजा शाह मोहम्मद रजा इजराइल को सीधे विरोध नहीं किया। दोनों देशों ने छिपकर ट्रेड, ऑयल और मिलिट्री कनेक्शन भी बनाए रखी। यानी कि 1948 से 1979 तक इजराइल एक सेक्युलर नेशनलिस्ट देश था और इजराइल को स्वीकार कर रहा था। पर 1979 में ईरान की इस्लामी रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी और वहाँ के सरकार के खिलाफ हो गए थे और वहाँ पे एक नया शासन बना, शिया इस्लामी गणराज्य, जिसका नेता थे आयतुल्लाह खोमैनी। और ये अमेरिका विरोधी, इजराइल विरोधी और इस्लामी क्रांति फैलाने वाला था। खोमैनी ने कहा इजराइल एक नाजायज शैतानी चायनिस्ट शासन है जिसे मिटा देना चाहिए। जो भी फिलिस्तीन को दबाएगा वह इस्लाम का दुश्मन होगा। और यहीं से शुरू हुआ ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट्स। दोस्तों, इजराइल का दुश्मन ईरान नहीं बल्कि वहाँ के शासक और उसकी इस्लामिक कट्टरपंथी आइडियोलॉजी। इसी आइडियोलॉजी के कारण ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है ताकि वो ज्यूस को जड़ से खत्म कर सके। अब मेन सवाल, क्या ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स और आगे जाएगा? और इसका जवाब हाँ है। और एक्चुअल में इसका जवाब हाँ ही है, क्योंकि जब तक इस्लामिक आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एक्सीलेट होगा तो इसका असर इंडिया पर सीधा पड़ेगा। जैसे ऑयल प्राइस का हाइप होना। इंडिया अपने टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता है खाड़ी देशों से, जिसमें ईरान और सऊदी अरब शामिल है। अगर ये युद्ध
और ज्यादा एक्सीलेट होता है तो सबसे पहला असर हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगा। वह जल डमरू मध्य जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने पहले भी ये धमकी दे चुकी है कि युद्ध की स्थिति में वह इसे बंद कर देगा। यदि ऐसा होता है तो इंडिया में तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी। महंगाई एक बार फिर आम आदमियों की थाली से सब्जी, गैस और परिवहन छीन ले जाएगी। कहने को तो ये टकराव कहीं और होगा, पर उसकी गूंज इंडिया के हर जेब तक पहुंच जाएगी। और इंडिया उन गिने चुने देशों में है जिसके इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है। एक टेक्नोलॉजी पार्टनर है और दूसरा ऐतिहासिक एनर्जी पार्टनर है। लेकिन यदि दोनों आपस में युद्ध में उतरते हैं तो इंडिया एक डिप्लोमेसी संकट में फंस जाएगा। आखिर वह किसका पक्ष ले? इजराइल से भारत को मिलती है मिसाइल तकनीक, सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी और ईरान इंडिया को सस्ता तेल दे रहा है। और उसका इस सिचुएशन में इंडिया सिर्फ पीस ही चाहेगा। ये वार इंडिया को सीधे तो नहीं मारेगी, पर उसकी इकोनॉमिक, डिप्लोमेसी, ऊर्जा नीति और वैश्विक भूमिका को हिला सकता है। अब सवाल यह नहीं है कि इंडिया को डर है या नहीं, बल्कि यह है कि भारत इस संकट को कैसे डिफेंड करेगी। तो दोस्तों, आई होप कि इस एपिसोड में आपको इजराइल और ईरान की जियोपॉलिटिकल समझ में आ गई होगी और इसका असर इंडिया पे कैसे पड़ेगा उसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ।